वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं सादिया मैम एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल प्ले विद साइंस पर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हेलो एरिन की रासायनिक अभिक्रियाएं। तो अभी तक हमने देखा हेलो एरिन किसे कहते हैं और हेलो एरिन हम किस तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हेलो एरिन की रासायनिक अभिक्रिया। और हेलो एरिन की रासायनिक अभिक्रिया से क्या मतलब है कि ये आपका क्या है, एरिन ग्रुप के ऊपर ये आपका क्या है, एरिन, यानी हम यहाँ पे बेसिकली से क्या बोलेंगे, बेंजीन की संरचना बोलेंगे। तो एरिन ग्रुप के ऊपर जो हैलोजन आ जाता है इसे हम हेलो एरिन बोलते हैं। ये बात आपको अच्छे से क्लियर है। अब इस हेलो एरिन की अभिक्रिया किस किस के साथ संभव है, किसके साथ संभव नहीं है, या फिर किनके साथ ये किस प्रकार की अभिक्रियाएं प्रदर्शित करते हैं, उसके बारे में हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। वैसे आपका चैप्टर थोड़ा ही रह गया है, टेंशन मत लेना। बस आप लोगों को जो मैं करवा रही हूँ उन चीज़ों को अच्छे से क्लियर करो, क्योंकि मेरा मकसद ये नहीं है कि आपको थोड़ा कराऊं या जल्दी कराऊं, मतलब ऐसा नहीं। जितना करवा रही हूँ उतना अच्छे से तैयार होना चाहिए, तभी पढ़ाई का मजा है। चलो देखो, यहाँ पर बात करेंगे हेलो एरिन की रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में। तो आप देखोगे कि हेलो एरिन की रासायनिक अभिक्रियाएं जो है वो आप 4 तरीके के पढ़ोगे। एक आप पढ़ोगे नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, एक आप पढ़ोगे इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, एक आप पढ़ोगे धातु से क्रिया और एक आप पढ़ोगे अपचयन। ये दोनों बहुत ही इजी हैं, थोड़ा सा इसमें आपको समझना पड़ेगा। है तो ये भी इजी, ज्यादा टफ नहीं है, बट थोड़ा सा आपको इसको ध्यान से धीरे से समझना पड़ेगा। और साथ ही साथ कॉपी पेन लेके बैठना, क्योंकि कई चीजें जो है वो आप जितना खुद के हाथों से लिखने की कोशिश करोगे उतना ही आपको फायदा है। तो देखो यहाँ पर नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, जैसे हमने हेलो एल्केन में पढ़ा था वैसे हेलो एरिन में नहीं है। मैं आपको पहले ही बता दूं, ये बिल्कुल अलग रहेगा। लेकिन नाभिक स्नेही का जो मतलब है वो तो आपको पता है, जो प्लस से प्यार करे लेकिन खुद माइनस का हो उसे हम नाभिक स्नेही बोलते हैं। ये बात आपको क्लियर है। कोई भी न्यूक्लियोफिल जो प्लस से प्यार करेगा, यानी खुद पे कौन सा चार्ज होगा, माइनस चार्ज। खुद पे कौन सा चार्ज होगा, माइनस चार्ज। खुद माइनस चार्ज का होगा तभी ये किससे प्यार करेगा, प्लस से, या प्लस से ये क्या करेगा, स्नेह करेगा। ठीक है, तो ये चीज तो कॉमन है, हर एक बार नाम से क्लियर होना चाहिए आपको। नाभिक स्नेही, नाभिक स्नेही, नाभिक से आप क्या समझते हो, परमाणु का नाभिक यानी प्लस चार्ज, और प्लस चार्ज से प्यार करने वाला नाभिक स्नेही कहलाएगा। और प्लस से प्यार या स्नेह वही करेगा जो खुद माइनस का होगा, क्योंकि आपको एक चीज शुरू से ही पता है कि सेम में क्या होता है, रिपल्शन होता है, और जो अलग अलग होते हैं उनमें क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। तो देखो यहाँ पर नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया की बात करें ना, तो जो हमारे हेलो एरिन्स होते हैं ये नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं नहीं देते। अब क्यों नहीं देते, इसका भी 4 रीजन है। 4 रीजन, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो रीजन है वो 4 है, और वो इतने इंपॉर्टेंट है और आपको इतने ध्यान से सुनना है, धैर्य से सुनना है, प्लस कॉपी पेन लेके बैठना है ताकि आप इसको बहुत अच्छे से क्लियर कर सको। ठीक है, तो देखो यहाँ पर सबसे पहली बात कि नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं हेलो एरिन्स नहीं देते। तो क्यों नहीं देते, तो सबसे पहला रीजन क्या है, देखो मैंने आपको अनुनादी संरचनाएं वाला टॉपिक करवाया था, है ना। मैंने आपको टॉपिक करवाया था कौन सा, पहले हम बात करेंगे फर्स्ट टॉपिक के बारे में जो है हमारा नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो सबसे पहला पॉइंट जो है उससे रिलेटेड कुछ बातें कर लेते हैं। देखो मैंने आपको कुछ पढ़ाया था टॉपिक, वो है अनुनादी संरचनाएं। अब अनुनादी संरचनाएं वाला टॉपिक जो है मैंने आपको अच्छे से क्लियर करवा रखा है पहले वाले वीडियो में। जिस बच्चे ने नहीं देखा पहले वो इस वीडियो को क्लियर कर ले, यहाँ पे मैं जस्ट आपको रिवाइज करवा रही हूँ ऊपर से। ठीक है, तो आप लोगों को तरीका तो मैंने बता ही रखा था, अब मैं आपको बताऊंगी कि इजीली कैसे बनाया जाता है इसको। आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले इस तरीके से 5 बेंजीन रिंग बना देने हैं एक क्रम में। क्या करोगे, सबसे पहले 5 बेंजीन रिंग बना दोगे। 5 बेंजीन रिंग बनाने के बाद आपको पता है कि अपना जो फर्स्ट वाला जो स्ट्रक्चर है उसमें क्या आता है, यहाँ पे क्लोरीन बिल्कुल नॉर्मल फॉर्म में होता है, और क्लोरीन के ऊपर क्या होते हैं आपके पास 3 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, यानी 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं टोटल, है ना।
तो ये मैं करवा चुकी हूँ, इसलिए मैं आपको जल्दबाजी में बता रही हूँ कि आपको इसको जल्दी में कैसे लिखना है। ठीक है, आपको क्या करना है, पहले इस तरीके से स्ट्रक्चर बना लेना है। स्ट्रक्चर बनाने के बाद नेक्स्ट आप क्या करोगे, एक यहाँ पे लिखोगे माइनस, एक यहाँ लिखोगे माइनस, एक यहाँ लिखोगे माइनस। ठीक है, यहाँ पे जो आपका क्लोरीन है यहाँ आप क्लोरीन लिख दोगे, और यहाँ पे भी यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाता है। ये आपको पता ही होगा, जिस बच्चे ने पहली क्लास देखी है उनको ये समझ आ रहा होगा, और जिन्होंने नहीं देखी मैं उनको बार बार यही कहूँगी एक बार पहली क्लास देख लो, क्योंकि हमारा आज का मेन टॉपिक ये नहीं है, बाकी जो एक्स्ट्रा टॉपिक है वो मेन है। इसे तो बस मैं आपको थोड़ा सा याद दिला रही हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट में क्या होता है, देखो आपको पता है यहाँ पर बॉन्डिंग की शिफ्टिंग होती है, और बॉन्डिंग की शिफ्टिंग कैसे होती है, सबसे पहले क्या होता है कि जो आपका ये वाला इलेक्ट्रॉन होता है ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होता है यहाँ पे आ जाता है आपका डबल बॉन्ड। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आपको दिखाई दे रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे, और आपको पता है 2 इलेक्ट्रॉनों से एक बंध बनता है, इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा। जैसे इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड आ गया, कार्बन की संयोजकता 5 हो जाती है, और उसको सही करने के लिए यहाँ पे जो आपका डबल बॉन्ड है वो यहाँ चला जाता है, तो यहाँ आ जाता है माइनस चार्ज। नेक्स्ट कंडीशन में क्या होगा, देखो अब ये माइनस चार्ज यहाँ पे आ गया, यानी यहाँ का डबल बॉन्ड खत्म हो चुका है। यहाँ पे इस तरीके से बना दो, बना दिया। नेक्स्ट में आपको क्या करना है, देखो ये जो आपका इलेक्ट्रॉन है ये शिफ्ट होता है यहाँ पर। जैसे ये आपका यहाँ पर शिफ्ट होगा तो यहाँ पर आपका बॉन्ड में फॉर्मेशन हो जाएगी, और यहाँ वाले कार्बन की संयोजकता 5 हो जाएगी। इस कारण से ये जो आपका बॉन्ड है वो यहाँ शिफ्ट हो जाता है, तो यहाँ माइनस चार्ज आ जाता है। ठीक है, तो जस्ट आपको रिवाइज करवा रही हूँ। ठीक है, अब ये माइनस चार्ज यहाँ आ गए तो यहाँ बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया, यहाँ पर भी आपका बंध है, और कौन सा बंध गया, पैरों पर, ये वाला बंध गया, तो ये वाला बंध हम नहीं बनाएंगे क्योंकि अब वो पैरों पर आ चुका है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट कंडीशन में क्या होता है कि ये माइनस चार्ज दोबारा यहाँ जाता है, और उसके बाद इस कार्बन की संयोजकता 5 हो जाएगी। इस कारण से ये वाला जो बॉन्ड है वो यहाँ शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट कंडीशन में क्या होगा कि जैसे ये वाला माइनस चार्ज यहाँ शिफ्ट होगा तो यहाँ बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, बॉन्ड की फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाएगी। जैसे यहाँ बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी तो यहाँ वाले कार्बन की संयोजकता 5 हो जाएगी। इस कारण से ये बंद यहाँ चला गया, और यहाँ पे आ गया आपका माइनस चार्ज। नेक्स्ट वाले कंडीशन में क्या हुआ कि ये जो माइनस चार्ज है वो चला गया आपका यहाँ पर, और ये माइनस चार्ज यहाँ पे जाने के बाद ये वाला आपका कहाँ आ जाता है, इस वाले कार्बन की संयोजकता हो जाएगी 5, और ये वाला बॉन्ड आपका यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है। यानी जो सबसे लास्ट स्ट्रक्चर है आपकी वो किस प्रकार की होगी, ये माइनस चार्ज यहाँ आ गया तो यहाँ बॉन्ड की फॉर्मेशन, यहाँ भी बंद है और यहाँ बंद है। ठीक है, ये हो गया क्लियर। अब ये डबल बॉन्ड था, ये यहाँ पे चला गया। देखो एक चीज और, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गए तो कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा, प्लस चार्ज। जो इलेक्ट्रॉन देता है उस पर कौन सा चार्ज आता है, प्लस चार्ज। जो इलेक्ट्रॉन लेता है उस पर कौन सा चार्ज आता है, माइनस चार्ज। तो यहाँ आपके क्लोरीन ने दिया यहाँ पर आपका इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ बंद बन गया, और ये इलेक्ट्रॉन ये बंध गया यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के रूप में, तो यहाँ माइनस चार्ज आ गया। क्लोरीन ने आपका इलेक्ट्रॉन दिया है, क्लोरीन ने आपको इलेक्ट्रॉन दिया है, तो इस पे कौन सा चार्ज आएगा, प्लस चार्ज। ये भी क्या करना है, बीच के तीनों जो स्ट्रक्चर हैं उनमें लगा देते जाना है आपको। और इनके पास कितने एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म बच गए, सिर्फ 2 ही बचे, क्योंकि एक जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है वो तो घूमा जा रहा है रिंग में। ठीक है, चलो अब क्या होगा कि जैसे ये बॉन्ड यहाँ चला जाएगा तो आपका जो क्लोरीन है यहाँ का जो बॉन्ड है वो खत्म हो गया, क्योंकि ये वापस इसके ऊपर आ गया, और ये जैसे इसके ऊपर आएगा आपके वापस क्लोरीन के पास 6 इलेक्ट्रॉन यानी 3 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म हो जाएंगे, और ये जो माइनस चार्ज है वो खत्म हो गया क्योंकि वो यहाँ पे बॉन्ड की फॉर्मेशन कर देता है। ठीक है, अब देखो ये चीज करवाई हुई है, जस्ट रिवाइज करवाई है, मैं दोबारा बोल रही हूँ। पहले जो वीडियो है अनुनादी संरचना वाली उसको देख लेना, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये मैंने जस्ट रिवाइज करवा दी। अब यहाँ पर बात आती है कि इसका अनुनादी संकर क्या होगा, इसका अनुनादी संकर क्या होगा। अनुनादी संकर बेसिकली आप यूँ समझो कि ये 5 स्ट्रक्चर जो आप अलग अलग देख रहे हो ना, ये एक में हमें दिखाना है। ठीक है, अनुनादी संकर या अनुनाद संकर जो बोलते हैं, आपको क्या ध्यान में रखना है कि ये आपने 5 अलग अलग स्ट्रक्चर जो दिखाए हैं इसको आपने एक में दिखाना है, और इसको हम एक में कैसे प्रदर्शित करेंगे तो ध्यान देना। सबसे
पहले आपने बेंजीन रिंग बना ली। अब बेंजीन रिंग में क्या हो रहा है, बेंजीन रिंग के अंदर ये जो एक बॉन्ड है उसको पहले बना लो, क्लोरीन बना लो, और आपकी देखो अब को जो जो चीजें स्थायी है ना उनको आपने बना लिया। अब जो जो चीजें स्थायी नहीं है, कहने का मतलब है कि आपने देखा कि जो बॉन्ड है वो स्थायी नहीं है। कैसे स्थायी नहीं है, क्योंकि ये बॉन्ड कभी इधर खिसक के जाता है, ये वाला आगे खिसक जाता है, ये वाला आगे खिसक जाता है। देखो आपने देखा यहाँ बंद था वो यहाँ चला गया, यहाँ बंद था वो आगे चला गया, ये वाला बंद आगे चला गया, यानी बॉन्ड जो है वो घूमते जा रहे हैं, रिंग में घूमते जा रहे हैं, बंद स्थायी नहीं है। अब जो चीज स्थायी नहीं है ना इसके अंदर, उसको आपने डैश डैश करके शो करना होता है। उसको आपने कैसे शो करना होता है, उसको आपने शो करना होता है डैश डैश करके, इस तरीके से शो कर दिया। ये जो डैश डैश आपने शो किया है रिंग के अंदर, वो तो बताता है किसको, ये बताता है आपके इसके अंदर जो अल्टरनेट डबल बॉन्ड होते हैं उसको। ठीक है, अब ये जो अल्टरनेट डबल बॉन्ड है, अल्टरनेट का मतलब होता है एकांत्र। एकांत्र मतलब एक सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड। देखो ऐसे ही है ना, यहाँ पर एक सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड। इसे अल्टरनेशन बोलते हैं, अल्टरनेट बोलते हैं। ठीक है, तो ये अल्टरनेट हो रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अपने बात क्या कर रहे थे, अपने बात कर रहे थे कि जो हमारा डबल बॉन्ड है वो पूरे रिंग के अंदर घूम रहा है ना। पहले आप देखो फर्स्ट और लास्ट स्ट्रक्चर को मैच करके देखो, आपको पता लग जाएगा कैसे घूम रहा है। क्योंकि फर्स्ट स्ट्रक्चर की बात करें, ठीक है, तो फर्स्ट स्ट्रक्चर में आप अगर ध्यान से देखो तो ये आपका फर्स्ट नंबर कार्बन, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ एंड ये सिक्स्थ नंबर कार्बन है। ठीक है, फर्स्ट स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ है, सेकंड और थर्ड नंबर कार्बन के बीच, फोर्थ और फिफ्थ नंबर कार्बन के बीच, सिक्स्थ और फर्स्ट नंबर कार्बन के बीच, है ना। लेकिन अगर हम बिल्कुल लास्ट स्ट्रक्चर में आ जाए तो ये कार्बन फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ एंड ये सिक्स्थ। और लास्ट वाले स्ट्रक्चर में क्या हो रहा है कि जो हमारा डबल बॉन्ड है वो फर्स्ट और सेकंड में है। इसमें सेकंड और थर्ड में था, इसमें फर्स्ट और सेकंड में है। नेक्स्ट इसमें थर्ड और फोर्थ में है, इसमें फोर्थ और फिफ्थ में था। कहने का मतलब समझ गए होंगे आप कि डबल बॉन्ड जो है ना वो फिक्स नहीं है। मतलब फर्स्ट और सेकंड कार्बन नंबर के बीच डबल बॉन्ड आए कोई जरूरी नहीं है, सेकंड या थर्ड के बीच ही आए कोई जरूरी नहीं है। हमें सिर्फ अल्टरनेट रखना होता है, मतलब सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, या फिर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, इस तरीके से अल्टरनेशन रखना है। ठीक है, तो ये बात क्लियर कि हमने इस रिंग को इस तरीके से शो क्यों किया, क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड जो है वो घूमते जा रहे हैं, उनका कोई फिक्स नहीं है। ठीक है, फिक्स नहीं है तो जो चीज फिक्स नहीं है उसको हमने डैश डैश करके शो कर दिया, और वो रिंग में घूमते जा रहे हैं, इस तरीके से हमने ये शो कर दिया। ठीक है, दूसरी चीज इसमें क्या है जो स्थायी नहीं है, तो वो है माइनस चार्ज। अब माइनस चार्ज देखो कभी यहाँ पर है, कभी यहाँ पर है, कभी यहाँ पर। कहने का मतलब है कभी ऑर्थो पर है, कभी पैरा पर है। ठीक है, तो इसको हमें कैसे शो करना है, हमें शो करना है इसको डेल नेगेटिव, इसको भी यहाँ कर देंगे डेल नेगेटिव, इसको भी डेल नेगेटिव। ये डेल नेगेटिव का मतलब है कि ये पार्श्व ऋणात्मक को शो कर रहा है। पार्श्व एक होता है पार्श्व, ठीक है, और एक होता है पूरा नेगेटिव चार्ज। पार्श्व का मतलब है कि नेगेटिव चार्ज तो है पर प्रॉपर नहीं है, फिक्स नहीं है, इसमें नेगेटिव चार्ज घूमता जा रहा है। क्लियर बात। अब देखो यहाँ पर और क्या चीज है जो स्थायी नहीं है, तो बस इतनी चीज काफी है। ठीक है, इतनी चीज काफी है। एक चीज और, ये जो डबल बॉन्ड आपको दिखाई दे रहा है, क्या ये स्थायी है? क्या ये पांचों के पांचों स्ट्रक्चर में सेम है? नहीं है ना, इसको डबल बॉन्ड मत समझ लेना, ये फर्स्ट नंबर कार्बन को शो कर रहा है। ठीक है, हाँ अब सही है। अब डबल बॉन्ड भी इसमें फिक्स नहीं है, यानी एक में है दूसरे में नहीं है, ऐसा कुछ आपको दिखाई दे रहा है। तो ये डबल बॉन्ड फिक्स नहीं है, तो जो चीज फिक्स नहीं होता उसको हम किससे शो करते हैं? डैश डैश से। यहाँ तक बात क्लियर। यानी जो हम अनुनादी संरचनाएं बनाते हैं, उस अनुनादी संरचनाओं का जो अनुनाद संकर होता है वो हमें कैसे बनाना होता है? पांचों का एक में मिक्सअप करना होता है। और एक में मिक्सअप करेंगे तो जो चीजें स्थायी है उनको तो नॉर्मल लिख लो, जो चीजें स्थायी नहीं है अगर वो चार्ज है तो वो पार्शियल करके लिखा जाएगा, और अगर वो बॉन्ड है तो वो डैश डैश करके आपको शो करना है।
बस 2-3 बातें ध्यान रखनी है, हो जाएगा। अब देखो, अब आते हैं मेन मुद्दे पर, यानी जो हम बात करना चाहते थे, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं जो है वो एसन रिएक्शन क्यों नहीं देते, वो नाभिक स्नेही अभिक्रियाएं क्यों नहीं देते। देखो, आप लोगों ने पीछे हेलो एल्केन की रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ी थी, है ना। और हेलो एल्केन की रासायनिक अभिक्रियाओं में आपने देखा कि हम बहुत ही आसानी से, कुछ इस तरीके से था, हेलो एल्केन के अंदर हम बहुत ही आसानी से क्या कर रहे थे, ये बंध तोड़ रहे थे, और जैसे ये बंध टूट रहा था तो ये आपका हेलोजन बाहर निकल रहा था और इसके साथ जुड़ रहा था, यानी ROH बहुत ही आसानी से बन रहा था और हेलोजन को बाहर निकाल रहा था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता, क्योंकि इनके बीच में तो था एक ही बंध, क्योंकि आपका जो एल्केन है और जो आपका हेलोजन है, इनके बीच में तो एक ही बंध था, तोड़ना आसान था। लेकिन अब इसमें क्या हुआ, ऐसा जो तोड़ना आसान नहीं है, तो आप देख सकते हो कि इसमें एक बंध तो है, साथ ही साथ एक पार्श्व बंध भी है। दोबारा सुनना आप लोग, मैंने आपको क्या बोला कि जब हमने हेलो एल्केन की रासायनिक अभिक्रिया पढ़ी थी और उसमें हमने नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी पढ़ी थी, तो हमने देखा बहुत ही आसानी से हेलो एल्केन जो है वो हमारी एसन रिएक्शंस देते हैं। रीजन है कि बंध बहुत ही आसानी से टूट जाता है, और बंध आसानी से टूटता है तो है आपका जो न्यूक्लियोफिल है, यानी जो नाभिक स्नेही है, वो बहुत ही आसानी से इस पे आके जुड़ जाता है। लेकिन इस वाले कंडीशन में क्या हुआ, अगर हमने देखा बेंजीन के बारे में हमने बात की, हेलो बेंजीन मतलब क्लोरोबेंजीन की हमने बात की, तो पहली बात तो ये अनुनादी संरचना दर्शाते हैं। अनुनादी संरचना दर्शाएंगे तो इनका अनुनादी संकर ये बन जाएगा। और इसमें हमने देखा कि इसमें एक तो सिंगल बॉन्ड है, दूसरा इसमें क्या है, एक पार्श्व बंध भी बन रहा है। तो देखो, नॉर्मल सी बात है, एक सिंगल बॉन्ड को तोड़ना आसान है या एक सिंगल बॉन्ड और पार्श्व बंध, दो बंध पाए जा रहे हैं इसमें, ठीक है, दो बंध को तोड़ना आसान है। आप बोलोगे मैम ये कैसी बात कर दी, नॉर्मल सी बात है, सिंगल बॉन्ड को तोड़ना आसान है। समझ आ रही बात है। सिंगल बॉन्ड जो होते हैं उनको हम रूम टेम्परेचर में तोड़ सकते हैं, यानी रूम टेम्परेचर का मतलब है सामान्य ऊष्मा में, यानी आपको अलग से ताप देने की जरूरत नहीं है, उसमें वो अभिक्रिया संपन्न हो जाए, वो तो होता है रूम टेम्परेचर पे, यानी सामान्य ताप पर अभिक्रिया संपन्न हो जाती है। लेकिन जो आपकी हेलो एरीन होती है वो सामान्य ताप पर आपकी अभिक्रियाएं नहीं देती। रीजन ये है कि इसमें आपका एक तो डबल बॉन्ड एक तो आपका बंध नॉर्मल बनता है पूरी तरीके से, और एक आपका पार्श्व बंध भी बनता है, यानी दो बंध बन रहे हैं, एक पूरा बन रहा है, एक आधा बन रहा है, तो डेढ़ बंध बोल सकते हैं। वैसे तो इसका बॉन्ड ऑर्डर भी मैं आपको बता दूं, इसका बॉन्ड ऑर्डर जो होता है वो होता है 1.5, यानी ये एक तो इसके लिए आ गया और ये आधा है तो इसके लिए 5 आ गया, ठीक है। तो ये तो था आपका 1.5 और ये था आपका, इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो 1 आ जाएगा, नॉर्मल सी बात है, ठीक है। कहने का मतलब है अब आपको किसमें ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा तोड़ने के लिए। आप बोलोगे कि ये तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है मैम, क्योंकि मुझे दिख रहा है यहाँ सिंगल बॉन्ड है और यहाँ डबल बॉन्ड है, जिसमें एक बंध तो कंप्लीट बन रहा है और एक पार्शियल बंध बन रहा है, तो जिसमें बॉन्ड ज्यादा होगा उसको तोड़ना मुश्किल होगा, यानी सामान्य टेम्परेचर पे वो नहीं टूटेंगे, इसके लिए हमें बहुत ज्यादा ताप देनी पड़ेगी। इस कारण से जो हमारी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं हैं वो आपके आसानी से नहीं होती, किनमें, हेलो एरीन में। तो फर्स्ट कंडीशन जो है वो ये है, लिख देती हूं मैं, हेलो एरीन द्वारा अनुनादी संरचनाएं प्रदर्शित की जाती है, जिस कारण, लिख देती हूं मैं यहीं पर, जिस कारण इनमें द्विआबंध पाया जाता है, जिसमें क्या होता है, लिख देती हूँ मैं यहाँ पे ब्रैकेट में, जिसमें एक पार्श्व बंध है,
जिसमें एक पार्श्व बंध है, जिसमें एक पार्श्व बंध है। देखो नॉर्मल सी बात है, हेलो एरिन द्वारा अनुनादी संरचनाएं प्रदर्शित की जाती है, जिस कारण इनमें द्विबंध पाया जाता है और जिसमें एक पार्श्व बंध है, जिस कारण इसको तोड़ने के लिए हमें अधिक ऊर्जा चाहिए, यानी सामान्य ताप पर यह अभिक्रियाएं नहीं देती। फर्स्ट रीजन तो ये है, ठीक है। आई थिंक फर्स्ट रीजन क्लियर हो गया होगा, तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम बाकी के रीजंस की बात कर लेंगे। ले लिया होगा आपने अब तक स्क्रीनशॉट। तो हम अब बात करेंगे सेकंड पॉइंट के बारे में। अब अगर हम सेकंड पॉइंट की बात करते हैं तो सेकंड पॉइंट में आपको क्या ध्यान में रखना है। देखो सेकंड पॉइंट के लिए आपको पता होना चाहिए कि किसी भी चीज का संकरण कैसे निकाला जाता है। तो आप लोगों को वैसे तो मैंने जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बेसिक्स वीडियो बना रखी है उसमें मैंने बता रखा है कि संकरण कैसे ज्ञात करते हैं। जिन्होंने नहीं देखी वो कुछ बेसिक बातें सुन लो, उससे याद रख लेना, पर एक बार उस वीडियो को जरूर देखना, ठीक है। तो देखो यहाँ पर अगर हम बात करें कि जो हमारा हेलो एरिन है, हेलो एरिन में जो हमारा यहाँ पर अपने ले लेते हैं क्लोरोबेंजीन, ठीक है। जो हमारा यहाँ पर क्लोरोबेंजीन है, इस क्लोरोबेंजीन में ये जो कार्बन यहाँ उपस्थित है उस कार्बन का संकरण क्या होगा। अब आप बोलोगे कि मैम आपने हमें बता रखा है जब कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है तो वहां पर संकरण होता है आपका sp3। जब कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता है तो उस टाइम हमारा संकरण होता है sp2, और जब कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है तो उस टाइम हमारा संकरण होता है sp3। सॉरी मिस्टेक बाय मिस्टेक हो गया, sp होता है, ठीक है। तो अब आप मुझे बताओ यहाँ पे जो कार्बन मौजूद है क्या आपको उसमें डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है। आप बोलोगे दिखाई दे रहा है मैम, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यानी इसके स्ट्रक्चर को अगर मैं ढंग से बताऊं तो ये इस तरीके से बन जाएगा। और प्रत्येक के साथ क्या जुड़ा होता है, हाइड्रोजन। इसकी स्ट्रक्चर मैंने खोल के बता दी है, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर है ये और ये एक ही बात है, तो मैंने इसको खोल के बता दिया है। अब देखो मैंने क्या बोला, आप देख सकते हो यहाँ पे आपका क्या आ रहा है, डबल बॉन्ड। कार्बन कार्बन के बीच क्या आ गया, डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड आ गया तो इस कार्बन का जो संकरण होगा वो क्या हो जाएगा आपका sp2 संकरण। देखो जिन्होंने नहीं देखी वो एक बार देख लेना वीडियो को, वरना एक बार आप यहाँ से इस चीज को याद रख सकते हो कि कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड हो तो sp3 संकरण यानी sp3 हाइब्रिडाइजेशन, अगर डबल बॉन्ड हो तो sp2 और अगर ट्रिपल बॉन्ड हो तो sp संकरण, ठीक है। अब देखो यहाँ पर है आपका sp2 संकरण, और हम अगर हेलो एल्केन की बात करते हैं तो हेलो एल्केन के अंदर हम कोई भी स्ट्रक्चर ले लेते हैं। मैंने ले लिया CH3Cl, ये आपका हेलो एल्केन है। अब इस हेलो एल्केन में जो कार्बन है इसमें प्रत्येक कार्बन जो है प्रत्येक सिंगल बॉन्ड बना रहा है, यानी इस कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो है sp3, जैसे कि मैंने आपको यहाँ बताया है, ठीक है। जरूरी नहीं है कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड हो, कार्बन और किसी के साथ भी बंध अगर वो बना रहा है तो प्रत्येक के साथ सिंगल बॉन्ड बना रहा है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर है sp3 संकरण और यहाँ पर है sp2 संकरण। आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि जैसे जैसे S की गुणवत्ता यानी S का जो अपने बोल सकते हैं मान बढ़ेगा, वहां पर क्या होगा, विद्युत ऋणात्मकता का मान बढ़ेगा। चलो छोड़ो, बेसिकली मैं आपको ये बताती हूँ। देखो जैसे मान लो आप हो 4 फ्रेंड हो, ठीक है। sp3 से समझो कि एक S है और 3 P है, ये 4 फ्रेंड है। अगर मान लो ये पिज्जा लाते हैं, फनी सा लग रहा होगा बट फिर भी समझो इस चीज को कि अगर आप एक पिज्जा लाते हो तो उस पिज्जा का आपको कितना हिस्सा करना पड़ेगा, 4 हिस्सा। 4 हिस्सा करोगे तभी चारों को बराबर बराबर मिलेगा। चारों को अगर एक पिज्जा लेके आ रहे हो और चारों को अगर आपको लेना है तो उस चारों को क्या करोगे, एक पिज्जा को 4 बराबर भागों में बांटोगे। तो इस हिसाब से तो S के पास जो प्रतिशत मात्रा होगी वो कितनी जाएगी, 25%, और जो P है वो टोटल तीनों P मिलाकर कितने लेंगे, 75%। यानी जो S का यहाँ प्रतिशत मान है वो कितना है, 25%, ठीक है। अब मान लो मैंने कहा S और P 2 यानी 3 दोस्त है,
वहां पर मैंने कहा पहले तो 4 दोस्त थे, जहां एक S था, 3 P थे, और अब मैंने कहा 3 दोस्त है, एक S है और 2 P है। तो अब आप लोग पिज्जा लाते हो, तो अब जो पिज्जा आप ला रहे हो उसको अब 3 बराबर हिस्सों में बांटना पड़ेगा। मतलब कहने का ये है कि पहले S का प्रतिशत मान कम था, लेकिन यहाँ पर एक P कम हो गया, यानी SP2 है, तो 3 दोस्तों में जो आप पिज्जा बांट रहे हो अब उनको ज्यादा मिलेगा। समझ आ रही है ना बात? यहाँ पर जो S का प्रतिशत मान है वो बढ़ जाता है, वो है 33.33%। ठीक है, क्या है? 33.33%। अब इम्पोर्टेंट बात क्या है, ये बात तो क्लियर होगी कि sp3 संकरण में तो S का जो प्रतिशत मान है वो होगा कम, और sp2 संकरण में S का जो प्रतिशत मान है वो होगा ज्यादा। जहां पर S का प्रतिशत मान ज्यादा होता है वहां उसकी विद्युत ऋणात्मकता भी क्या होती है? ज्यादा होती है। क्या होती है? ज्यादा होती है। आपको एक चीज ध्यान में रखनी है, जब अपने बात करते हैं कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होगा तो विद्युत ऋणात्मकता का क्रम क्या रहेगा? विद्युत ऋणात्मकता का क्रम ये रहेगा कि ट्रिपल बॉन्ड में सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता होगी, डबल बॉन्ड में कम विद्युत ऋणात्मकता होगी, और सिंगल बॉन्ड में सबसे कम विद्युत ऋणात्मकता होगी। आपने कैसे फाइंड किया? क्योंकि आपको पता है S का प्रतिशत मान जितना ज्यादा बढ़ेगा विद्युत ऋणात्मकता का मान उतना ही क्या होता है? इंक्रीज, यानी बढ़ता है। विद्युत ऋणात्मकता का मान, यानी मैं इसको सीधे ये भी लिख सकती हूँ EN, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है S का प्रतिशत मान जितना बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी यानी विद्युत ऋणात्मकता का मान उतना ही बढ़ेगा, और उस हिसाब से और कार्बन कार्बन के बीच जो ट्रिपल बॉन्ड है ये सबसे आपका क्या करेगा? S जो अपने बोल सकते हैं गुण है सबसे ज्यादा प्रदर्शित करेगा। कहने का मतलब है यहाँ पर S की प्रतिशत मात्रा कितनी होगी? 50%। 50%। ऑब्वियस सी बात है, देखो यहाँ 2 दोस्त है, 2 दोस्त अगर पिज्जा बांटेंगे, दोनों बराबर हिस्से में बांटेंगे तो 50-50% ही तो होगा ना। चलो ये बात समझ आ गई होगी। यहाँ पर क्या होगा? S का प्रतिशत मान सबसे ज्यादा यानी 50%, यहाँ पर S का प्रतिशत मान जो है वो इससे कम यानी अपने बोल सकते हैं 33.33%, एंड सबसे लास्ट में जो आपका कार्बन कार्बन के बीच जो सिंगल बॉन्ड है वहां S का जो प्रतिशत मान है 25% है। इस हिसाब से हमें विद्युत ऋणात्मकता डिसाइड करना है। तो दूसरा सबसे बड़ा कारण ये है कि यहाँ पर कार्बन के बीच कार्बन जो है इसमें S की प्रतिशत मात्रा क्या है? ज्यादा है। किसकी तुलना में? हेलो एल्केन की तुलना में। और हेलो एल्केन की तुलना में S का प्रतिशत मान ज्यादा होने के कारण इसके कंपेयर में विद्युत ऋणात्मकता का मान भी ज्यादा है। तो विद्युत ऋणात्मकता का मान ज्यादा होने के कारण ये आपका SN रिएक्शन नहीं देता। क्लियर बात? तो दूसरा पॉइंट ये था कि दूसरा पॉइंट सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट भी बोल सकते हैं, वो ये था कि इसमें S की जो प्रतिशत मात्रा है वो ज्यादा होने के कारण विद्युत ऋणात्मकता का मान ज्यादा होता है, और इस कारण से ये आपका जो है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया नहीं देता। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। तो जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया होगा आपने इसका भी स्क्रीनशॉट। तो अब हम बात करेंगे जो हमारी थर्ड कंडीशन है, वो है आपकी थर्ड कंडीशन में हमें ध्यान में रखना है। आपको हेलो एल्केन के टाइम मैंने कहा था कि नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं जो होती हैं ये आपकी 2 प्रकार की होती है, एक होती है SN1, एक होती है SN2। कुछ याद होगा आप लोगों को? चलो याद है तो बहुत बढ़िया बात है। देखो अगर अपने बात करते हैं SN1 और SN2 रिएक्शन के बारे में, तो SN1 में हमने क्या पढ़ा था, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। SN1 में हमने पढ़ा था कि जो हमारे हेलो एल्केन होते हैं वो कार्बोधनायन बनाते हैं, और कार्बोधनायन बनाने के बाद जो आपके न्यूक्लियोफिल होते हैं वो क्या करते हैं, आके हेलो एल्केन जो होते हैं उसमें एल्केन के साथ जुड़ जाते हैं। जस्ट रिवाइज, ठीक है, एक रिवाइज मार लेते छोटा सा। देखो मैंने आपको क्या बोला था कि SN1 रिएक्शन के अंदर क्या होता है। SN1 रिएक्शन के अंदर जो हमारा हेलो एल्केन है वो किसके साथ अभिक्रिया करता है? वो न्यूक्लियोफिल के साथ अभिक्रिया करता है, यही था ना। पर पहले न्यूक्लियोफिल के साथ अभिक्रिया नहीं करता, सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले हमारे कार्बोधनायन का निर्माण होता है, और इस कार्बोधनायन की अभिक्रिया किससे होती है? न्यूक्लियोफिल से, और हमारा जो उत्पाद है वो क्या बन जाता है? वो बन जाता है हेलो, जो आपका हेलो एल्केन था वो बन जाता है आपका न्यूक्लियोफिल रिएक्शन। ठीक है,
तो ये तो था SN1 अभिक्रिया, और SN1 अभिक्रिया में क्या बन रहा था, तो आपको ध्यान होगा कार्बोधनायन। क्या बन रहा था, कार्बोधनायन। अगर इस अकॉर्डिंग देखें हम, तो इस अकॉर्डिंग SN1 रिएक्शन की बात करें तो यहाँ पर जो हमारा हेलो एरीन है, जो हमारा क्या है, हेलो एरीन है, अपने यहाँ पे क्लोरीन ही ले लेते हैं, क्लोरीन ले लेते हैं, तो जो हमारा हेलो एरीन है, अब सबसे पहले इसका क्या बनेगा, कार्बोधनायन। SN1 रिएक्शन की बात चल रही है, तो हेलो एल्केन में जैसे जैसे कंडीशन अप्लाई हुए थे वैसे इसमें भी होंगे। तो यहाँ पर क्या बनेगा, सबसे पहले मध्यवर्ती जो आपका, सॉरी मध्यवर्ती बोल दिया मैंने, नहीं मध्यवर्ती मत है, तो मध्यवर्ती जो बनेगा यहाँ इसका क्या बन जाता है, सबसे पहले बनेगा कार्बोधनायन। अब ये जो आपका कार्बोधनायन आपको नजर आ रहा है, अब आप बोलोगे मैम बन तो गया ये भी कार्बोधनायन, अब OH जोड़ दो, बन गई रिएक्शन। लेकिन एक चीज आप ध्यान रखना, इसे हम फेनिल बोलते हैं, ठीक है, इसे अपने बोलेंगे फेनिल कार्बोधनायन, इसे अपने क्या बोलेंगे, फेनिल कार्बोधनायन। अब ये जो फेनिल कार्बोधनायन होता है ना, एक बात ध्यान रखना, ये होता है आपका अस्थाई। ये क्या होता है आपका, अस्थाई। जो चीज अस्थाई है, जो चीज बनेगी ही नहीं, जो चीज स्थायी नहीं है, क्या उसका प्रोडक्ट बना लोगे, क्या नॉर्मल सी बात है, नहीं बना पाओगे, क्योंकि ये चीज है नहीं, स्थायी है ही नहीं। तो सबसे बड़ी बात ये है कि हेलो एरीन जो है उनमें SN1 रिएक्शन शो क्यों नहीं होती। SN1 रिएक्शन इसलिए शो नहीं होती क्योंकि SN1 रिएक्शन के अंदर बनता है कार्बोधनायन, और जब हम हेलो एरीन की बात करते हैं तो हेलो एरीन जो हमारा कार्बोधनायन बनाता है वो अस्थायी प्रकृति का होता है, और अस्थायी प्रकृति का होने के कारण ये आपका अपने बोल सकते हैं नाभिक से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया नहीं देते। तो ये था तीसरा सबसे बड़ा कारण जो हमारे नाभिक से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं नहीं देते। क्लियर बात। अब देखो SN1 जो है ना ये देगा ही नहीं, ये चीज याद रख लेना। अब बात करते हैं SN2 के बारे में। तो SN2 का आपको ध्यान होगा कि मैंने कुछ आपको इस तरीके से बताया था कि SN2 में होता है पश्च आक्रमण। बताया था मैंने कि SN2 में होता है पश्च आक्रमण, और पश्च आक्रमण होने के कारण क्या होता है कि जो आपका पहला हेलोजन है वो बाहर निकल जाता है। यानी मैं यहाँ पे छोटा सा रिवाइज करवा देती हूँ। देखो मैंने एक चीज आपको बोला है कि आप ये मत सोचो कि मैंने ये पीछे कवर कर रखा है मुझे आता है। जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ते हो और उस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको कुछ मिलता है ना, या आप बाद में पढ़ते हो, तो पहला वाला टॉपिक भी आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि हाँ उस टॉपिक से रिलेटेड है ये चीज, और ये ऐसा ऐसा था। एक बार रिवाइज कर लो ना इस तरीके से तो चीजें पक्की होने लग जाती है। तो इसलिए ये मेरा तरीका है कि मैं पहले चीजों को बता देती हूँ, अगर इससे रिलेटेड पहले कोई बात बता चुकी हूँ तो उसको भी थोड़ा सा रिवाइज करवा देती हूँ, ताकि बच्चा जो है ना वो ज्यादा याद रखे चीज को, ठीक है। और मेरा मकसद यही है कि आप लोगों के आपके बाद 95% पास, ठीक है। चलो देखते हैं यहाँ पर SN2 में क्या होता है। SN2 में मैंने आपको कहा था कि जो हमारे हेलो एल्केन थे उनमें क्या होता है कि जो हमारे न्यूक्लियोफिल थे, मैंने OH माइनस लिया था, मैंने कहा था ये क्या करता है, पश्च आक्रमण करता है, और पश्च आक्रमण के कारण जो हमारा एल्केन होता है इससे हमारा जो हेलोजन बंध है वो टूटता है, और जो हमारा OH बंध है वो जुड़ता है। ये बनता है इसका संकुल बनता है ना, मध्यवर्ती संकुल। और उसके बाद लास्ट में क्या होता है कि ये हमारा हेलोजन पूरी तरीके से अलग हो जाता है और ये OH पूरी तरीके से जुड़ जाता है। लेकिन मैंने आपको एक चीज और बताई थी, मैंने कहा था कि जो आपके SN2 अभिक्रियाएं हैं ये आपकी जो है 3 डिग्री सबसे कम देती है, उससे ज्यादा देती है 2 डिग्री, और उससे सबसे ज्यादा देती है 1 डिग्री। रीजन क्या बताया था, क्योंकि 1 डिग्री जो होते हैं ये त्रिविम बाधा उत्पन्न नहीं करते, 2 डिग्री उससे ज्यादा त्रिविम बाधा उत्पन्न करते हैं, और 3 डिग्री सबसे ज्यादा त्रिविम बाधा उत्पन्न करते हैं ना। तो ये सारी चीजें रिवाइज करवा रहे हैं क्योंकि पीछे हो चुकी है, और जिन बच्चों ने स्टार्टिंग से चैप्टर को नहीं किया और बीच से वीडियो देख रहे हैं, मैं उनके लिए रिक्वेस्ट करूंगी कि आप प्लीज शुरू से देखिए चैप्टर को, क्योंकि शुरू से देखने से क्या होता है हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाते हैं और आगे से आगे चीजें हमें समझ आती है अच्छे से, ठीक है। तो देखो यहाँ पर SN2 की बात करें, ठीक है, तो हमें तो लेना है हेलो एरीन। अब हेलो एरीन की स्ट्रक्चर तो यही है। हेलो एरीन की स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पर SN2 में क्या होता है कि जो हमारा न्यूक्लियोफिल है वो क्या करता है, पश्च आक्रमण करता है।
जैसे ही पश्चाक्रमण करेगा तो इस हैलोजन को बाहर निकलना पड़ेगा, तभी ये OH आके जुड़ेगा। लेकिन एक चीज ध्यान से सुनना, यहाँ जो कार्बन है ना, उस कार्बन के साथ यहाँ भी एक कार्बन है, यहाँ भी एक कार्बन है, यानी 2 कार्बन जुड़ रहे हैं। एक कार्बन के साथ 2 कार्बन जुड़ रहे हैं, यानी यहाँ पर उपस्थित कार्बन जो है वो त्रिविम बाधा उत्पन्न करेगा और त्रिविम बाधा के कारण ये अभिक्रिया नहीं देगा। इसने अभिक्रिया क्यों नहीं दिया? क्योंकि ये कार्बोधनायन जो बनाता है वो स्थायी नहीं होता, अस्थायी प्रकृति का होता है। इसने अभिक्रिया क्यों नहीं दिया? क्योंकि यहाँ पर जो ये पश्चाक्रमण करने की कोशिश भी करे ना, तो यहाँ पर इसको उत्पन्न होता है त्रिविम बाधा। त्रिविम बाधा उत्पन्न होने के कारण ये अभिक्रिया नहीं देता। अब एक चीज मैं आपको पूछती हूँ आप लोगों से। मैंने आपको बोला था कि अभी मैंने आपको बताया था कि जो हमारे हेलोएरीन होते हैं, उस हेलोएरीन में कौन सा संकरण पाया जाता है। अभी हम इस चीज के बारे में जो डिस्कस करके हटे हैं, तो मैंने कहा था sp2 संकरण पाया जाता है, और sp2 संकरण पाया जा रहा है, यानी इस कार्बन की विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है। अब आप खुद सोचो, जब किसी कंपाउंड की, यानी जब हम इस हेलोएरीन की बात करें, जब इसकी खुद की विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है, ये खुद एक विद्युत ऋणात्मक की तरह कार्य कर रहा है, तो क्या ये विद्युत ऋणी को आने देगा क्या? बेसिक सी बात पूछ रही हूँ, क्योंकि आपको पता है माइनस माइनस को रिपल करता है, प्लस प्लस को रिपल करता है, माइनस प्लस को अट्रैक्ट करता है और प्लस माइनस को अट्रैक्ट करता है। ठीक है, दोबारा सुनना, मैंने कहा कि ये है आपका हेलोएरीन, और इस हेलोएरीन में कौन सा संकरण पाया जा रहा है? sp2 संकरण पाया जा रहा है, और sp2 संकरण के कारण आपको पता है S की प्रतिशत मात्रा ज्यादा है, और यहाँ उपस्थित जो कार्बन है इसका जो आप कब ने बोल सकते विद्युत ऋणात्मकता का मान उच्च है। विद्युत ऋणात्मकता का मान उच्च होने के कारण, इस हेलोएरीन में विद्युत ऋणात्मकता का मान उच्च होने के कारण ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये भी विद्युत ऋणी है, तो क्या ये इस पे अटैक कर पाएगा? क्या नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये इसको क्या करेगा? रिपल करेगा, इसको धक्का मारेगा, क्योंकि ये खुद माइनस है, तो माइनस वाले को ये धक्का मारेगा। इसी कारण से SN2 अभिक्रिया जो है वो संभव नहीं है। लेकिन कई बार क्या होता है कि जब हम बहुत ज्यादा ताप दे, बहुत ज्यादा दाब दे, या फिर अपने इसके साथ और विद्युत ऋणी ग्रुप जोड़ दे, तो ये दे सकता है। ठीक है, तो मैं अभी आगे आपको बताऊंगी, इस चीज को क्लियर करूंगी। एक चीज याद रख लेना कि कार्बोधनायन क्या बनता है? अस्थायी बनता है, तो किसी भी तरीके से ताप ज्यादा देकर, दाब ज्यादा देकर आप SN1 से कार्बोधनायन बना नहीं सकते। अगर कार्बोधनायन नहीं बनेगा तो आप इसकी रिएक्शन नहीं दे सकते। कहने का मतलब है SN1 अभिक्रिया कभी भी कभी भी नाभिक से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया नहीं देती, बट आपकी जो ये अभिक्रिया है SN2 ये देती है। कब देती है? जब ताप बहुत ज्यादा बढ़ा दो, दाब बहुत ज्यादा बढ़ा दो, क्रिटिकल जो सिचुएशन है, तब इसे अभिक्रिया देनी पड़ती है। उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, बट एक चीज क्लियर कर लेना, SN1 अभिक्रिया नहीं देगी, चाहे ताप बढ़ाओ चाहे दाब बढ़ाओ, क्योंकि ताप बढ़ाकर भी अगर आप कार्बोधनायन बनाओगे तो वो तो अस्थायी रहेगा, और जब चीज अस्थायी बनेगी तो उससे प्रोडक्ट नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे डिस्कस करते हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि SN2 रिएक्शन जो है कई क्रिटिकल सिचुएशन में यह अभिक्रिया संभव है। जैसा कि आप देख सकते हो एग्जांपल के रूप में कि आपके पास ये क्या है? हेलोएरीन है, और जब हम इसकी अभिक्रिया NaOH के साथ करवाते हैं 625 केल्विन ताप और उच्च दाब पर, तो वहां पर ये SN2 अभिक्रिया शो कर देता है, और नॉर्मल आपका जो OH है वो यहाँ आके जुड़ जाता है। तो इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं फिनॉल। इसे हम क्या बोलते हैं? फिनॉल। ठीक है, तो ये आपका SN2 अभिक्रिया है, और ये अभिक्रिया संभव है कब? जब आपने ताप और दाब क्या है बहुत ज्यादा दे रखा है। ठीक है, अब एक चीज और ध्यान में रखना आपको, मैंने आपको कहा था कि जैसे जैसे हेलोएरीन की बात करें कि इसमें संकरण होता है sp2, और sp2 संकरण होने के कारण, मैंने कहा इसमें संकरण होता है आपका sp2, और sp2 संकरण होने के कारण जो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो बहुत ज्यादा होती है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होने के कारण ये आपकी अभिक्रिया नहीं देती। लेकिन एक चीज मुझे बताना थोड़ा सोच के, कि अगर इस हेलोएल्केन के साथ मैं कोई विद्युत ऋणात्मक ग्रुप जोड़ दूं, मतलब मैं ये बोल सकती हूँ विद्युत ऋणात्मक आकर्षण करने वाला ग्रुप जोड़ दूं, तो इस रिंग की जो विद्युत ऋणात्मकता है वो उस ग्रुप द्वारा खींच लिया जाए, तो ग्रुप द्वारा विद्युत ऋणात्मकता अगर खींच ली जाएगी, यानी उसकी विद्युत ऋणात्मकता अगर कम कर दी जाएगी,
तो क्या अभिक्रियाएं पॉसिबल है? देखो बात को समझना, आप लोग पजल बिल्कुल मत होना। मैं मानती हूँ ये चीज थोड़ा टफ है, पर थोड़ा ही है, ज्यादा नहीं है, हो जाएगा। देखो यहाँ पर मैंने कहा कि ये आपके पास क्या है, हेलो एरीन है, ठीक है। यहाँ पर आ गया आपका क्लोरीन। अब मैंने कहा कि मान लो मैंने इसके साथ क्या कर दिया, कोई विद्युत आकर्षित समूह, विद्युत ऋणात्मक यानी जो नेगेटिव चार्ज को आकर्षित करता हो, ठीक है। यानी कोई भी ग्रुप ले लो, जैसे अपने कोई भी ग्रुप NO2 ले सकते हैं, अपने CN ले सकते हैं, ठीक है, या अपने कोई भी ग्रुप ले सकते हैं। बेसिकली NO2 का यूज ज्यादा करते हैं क्योंकि ये अच्छा विद्युत ऋणी आकर्षी ग्रुप है। ये क्या है, विद्युत ऋणी आकर्षी ग्रुप यानी विद्युत ऋणी आकर्षी समूह है। आपको पता है कि जो हमारा हेलो एरीन है, इसके ऊपर ये क्या होता है, विद्युत ऋणी होता है, रीजन है S की प्रतिशत मात्रा ज्यादा, ठीक है। अब मैंने कहा कि अगर मैंने इसका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी गुण है, अगर वो मैंने कम कर दिया, कैसे कम किया, इसके साथ कोई विद्युत ऋणी आकर्षी समूह जोड़कर। अगर मैं विद्युत ऋणी आकर्षी समूह जोड़ दूंगी तो ये क्या करेगा, इसकी विद्युत ऋणात्मकता को कम कर देगा। और अगर इसकी विद्युत ऋणात्मकता को कम कर देगा तो ये अभिक्रिया जो है वो पॉसिबल है। मैंने कहा था आपको क्रिटिकल सिचुएशन में या फिर अगर हम बाहर से कुछ एफर्ट्स लगाएं तो आपकी एसेंट्रोपिक क्रिया पॉसिबल है, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब देखो जैसे कि मैंने आपको नेक्स्ट पॉइंट बताए थे कि अगर हम विद्युत ऋणी आकर्षित समूह जोड़ेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर। अब एक चीज और याद रखना, ठीक है, आपने विद्युत ऋणी समूह जोड़ दिया तो आपका क्या बन गया, नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया जो है वो संपन्न हो गई, ठीक है। अब जैसे आपने जो आपका विद्युत ऋणी आकर्षित समूह है, ठीक है, ये तो चलो एक था, एक बार आपने ऑर्थो पे लगाकर एफर्ट को अपनाया, ये हो गया आपका नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया। दूसरी बार पैरा पे लगाया तो भी सेम ही हो गया आपकी रिएक्शन, ठीक है। लेकिन जब आपने ऑर्थो और पैरा दोनों पे लगाया, सुनना बात को, ऑर्थो पैरा दोनों पे लगाओगे तो अब दो विद्युत ऋणी आकर्षित समूह लगा दिए। अब दो विद्युत ऋणी आकर्षित समूह लग गए तो ये क्या करेंगे, बेंजीन की विद्युत ऋणात्मकता को बहुत ज्यादा कम कर देंगे। तो हमें पहले के कंपेयर में कम टेम्परेचर देना पड़ेगा नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया करवाने के लिए। और नेक्स्ट वाले कंडीशन में आपने क्या किया, तीनों जगहों पर आपने विद्युत ऋणी आकर्षित समूह लगा दिया और ये क्या करेगा, इसकी विद्युत ऋणात्मकता को और कम कर देगा। और ज्यादा कम करने के कारण ये रिएक्शन और भी कम टेम्परेचर में संपन्न हो जाएगी। तो इस तरीके से आपकी एसेंट्रोपिक क्रिया संपन्न होती है। कब होती है, जब सिचुएशन काफी क्रिटिकल हो, या तो आप बाहर से क्या कर रहे हो, एफर्ट्स लगा रहे हो, या तो ताप दाब दे रहे हो, या फिर आप विद्युत ऋणी आकर्षित समूह का उपयोग कर रहे हो, ठीक है। तो ये चीज आई थिंक क्लियर होगी आपको। तो इनका नाम सुन लो, ये तो है आपका क्लोरोबेंजीन, ये है आपका फिनॉल, ठीक है, ये भी बताया था मैंने, ये क्या है आपका फिनॉल है, और ये क्लोरोबेंजीन, ये आपको पता ही है। इसे अपने क्या बोलेंगे, इसका नाम क्या हो जाएगा, देखो मैंने आपको कहा था जब कोई भी आपका समूह जुड़ा हो उसके साथ वाले जो आपके कार्बन होते हैं उन्हें तो हम बोलते हैं ऑर्थो, यानी ये कंडीशन है ऑर्थो। और जो ऑर्थो के साथ वाले होते हैं उसे हम बोलते हैं मेटा, और जो मेटा के साथ वाले होते हैं उसे हम बोलते हैं पैरा। ये मैंने आपको हल्का सा रिवाइज करवा दिया, बताया हुआ है। तो इस अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ऑर्थो नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। इसका नाम क्या हो जाएगा, पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन, ठीक है। चीजों को समझ लो एक बार, बहुत इजी है वैसे तो। इसका नाम क्या हो जाएगा, ऑर्थो नाइट्रो फिनॉल, क्योंकि ये पूरा क्या है, फिनॉल कहलाता है। तो ये ऑर्थो नाइट्रो फिनॉल, ये बन जाएगा पैरा नाइट्रो फिनॉल। इसका नाम क्या हो जाएगा, ऑर्थो पैरा डाई नाइट्रो क्लोरोबेंजीन, और ये क्या हो जाएगा, ऑर्थो पैरा डाई नाइट्रो फिनॉल। इसका नाम क्या हो जाएगा, सारे तो नाम इजी थे, ये भी इजी है। इसको आपको कैसे नेमिंग देनी है, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है। तो यहाँ पर नाइट्रो एक तो सेकंड नंबर कार्बन पे है, एक 4 नंबर पे है और एक 6 नंबर पे। तो इसका नाम हो जाएगा 2 4 6 ट्राई नाइट्रो, और ये क्या है आपका क्लोरोबेंजीन, ट्राई नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। या फिर अगर हम इसकी बात करते हैं, ये जो आपको संरचना दिखाई दे रही है ना, ये जो आपको संरचना दिखाई दे रही है, इसमें अगर इस क्लोरीन को छुपा देना,
जब बेंजीन के साथ इस तरीके से 3 नाइट्रो ग्रुप जुड़ा होता है तो इसको बोला जाता है पिक्री कमल। क्या बोला जाता है इसको? पिक्री कमल। तो यहाँ पर क्लोरीन भी जुड़ा हुआ है तो इसको क्या बोलेंगे? क्लोरो पिक्री कमल। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्लोरो पिक्रिक अमल। ठीक है, दोनों नाम सही है। अब देखो यहाँ पर, अब नेक्स्ट अपनों ने क्या किया, इसमें अपने ये ग्रुप जोड़ दिया। अब ये फिनॉल बन चुका है तो ये क्या हो जाएगा, एक तो 2 नंबर पे है, एक 4 पे है और एक 6 पे है। ठीक है, तो 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। क्लियर बात, ये नाम आप लिख लेना, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। ठीक है, तो यहाँ तक आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो आई थिंक मैंने आपको पूरी कोशिश लगाई है, पूरी कोशिश की है, पूरा अपना 100% दिया है आपको समझाने के लिए। और आई थिंक ये टॉपिक क्लियर भी हो गया होगा। ये थोड़ा टफ पड़ जाता है, थोड़ा अच्छे से समझना पड़ता है, पर आई थिंक समझ आ गया होगा। और अगर आपको ये समझ आ रहा है तो इसको लाइक करना मत भूलना, और लाइक के साथ साथ इसको अपने फ्रेंड्स में भी शेयर किया करो ताकि वो भी इस चीज़ का लाभ उठा सके। और जिन बच्चों को मेरे कोर्स मतलब इस लेक्चर्स के साथ साथ नोट्स पीडीएफ के रूप में चाहिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टेस्ट सीरीज भी चाहिए एक बेटर तैयारी के लिए, तो वो ड्रीम क्लासेस के लर्निंग ऐप से जो है वहाँ से मेरे कोर्स को परचेज कर सकते हैं। वहाँ पर आपको सारी जो चीज़ें हैं अवेलेबल हो जाएंगी। और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक तो डालूंगी ड्रीम क्लासेस के लर्निंग ऐप का। साथ ही साथ मैं अपना टेलीग्राम जो ग्रुप है उसका भी लिंक डाल दूंगी। उसमें भी आपके जो नोटिफिकेशंस वगैरह है समय समय पर जो आपको जो भी नोटिफिकेशंस है वो आपको मिलते रहेंगे। तो आई थिंक सारा क्लियर हो गया होगा अच्छे से। तो इसी तरीके से आप लोग पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।